संदेश खाली। आपने हाल ही में इस गांव का नाम टीवी या फिर यूट्यूब पे तो जरूर सुना होगा। बेसिकली ये बंगाल का एक छोटा सा गांव है जहां पर कई सालों से एक बहुत ही घिनौनी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। दरअसल यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के द्वारा हिंदू महिलाओं के साथ लगातार यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही थी। মারধর করবে, ধস্তাধস্তি করার সময় হাত মুজড়ে দিয়েছে, চুল ধরে একদম জানলা থেকে पर कई शिकायतों के बावजूद भी वेस्ट बंगाल की पुलिस शेख शाहजहां पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो ममता बनर्जी का वन ऑफ द फेवरेट लीडर था और इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है ये बात किसी को पता नहीं चल पा रही थी। लेकिन जब किसी स्कैम की इंक्वायरी को लेकर वहां पर ईडी के एक इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची तो वहां की महिलाओं ने हिम्मत करके इस टीम को अपनी आप बीती सुनाई और बंगाल के नक्शे पर किसी कोने में छिपी ये जगह एक चर्चा का विषय बन गई और रातों रात ये खबर पूरे भारत में वायरल हो गई। इसको लेकर जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए और बात ममता बनर्जी के इस्तीफे और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने तक आ गई। जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। लेकिन अगर आप बंगाल के पिछले कुछ समय की हिस्ट्री खंगालेंगे तो आपको ये खबर सुनकर कोई ताज्जुब नहीं होगा क्योंकि आज बंगाल में हर जगह कम्युनल वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस ही देखने को मिलेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की 4 मार्च 2021 की ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में हुए लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर वहाँ 693 पॉलिटिकल वायलेंस के केसेस दर्ज किए गए थे जिसमें 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं कम्युनल एंगल से भी बंगाल की हिस्ट्री आजादी की बात कुछ खास नहीं रही है। 1960 से ये एक कम्युनल वायलेंस का अड्डा बना हुआ है और पिछले कुछ सालों से तो इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहाँ पर आम जनता की नाक में दम करके रखा हुआ है और इन सब की वजह से बंगाल पॉलिटिकल लेवल पर एक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल और डेंजरस स्टेट बन चुका है। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भी इसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन 1990 के टाइम पे बंगाल का ग्रोथ रेट पूरे भारत के ग्रोथ रेट से ज्यादा हुआ करता था। जहां एक तरफ भारत का ग्रोथ रेट 4.6% था तो वहीं बंगाल का ग्रोथ रेट 5.5% के आसपास था। लेकिन अगले ही 10 सालों में ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। एक तरफ जहां बंगाल का ग्रोथ रेट घटकर 4.9% पर आ गया तो वहीं पूरे भारत का ग्रोथ रेट बढ़कर 5.5% पर चला गया। इसके बाद भी बंगाल के ग्रोथ रेट में लगातार गिरावट जारी रही और आगे चलकर ये 4.2% पर आ गया। अब किसी भी स्टेट की जो ग्रोथ होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप पर डिपेंड करती है। अगर वहां का मुख्यमंत्री विजनरी है, जनता के लिए वाकई में काम करना चाहता है तो उस राज्य का विकास होगा और अगर लीडर ही सत्ता का लालची होगा जो अपने कर्तव्य सिर्फ इसलिए निभा रहा है क्योंकि उसको सत्ता में बने रहना है तो उस राज्य का सर्वनाश होना भी निश्चित है और ऐसा ही कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल के साथ। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें पता चलता है कि एक टाइम पर बंगाल काफी समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ पर बने हुए कपड़े और प्रोडक्ट सिल्क रूट से होकर सेंट्रल एशिया तक ट्रेड किए जाते थे और 18वीं सेंचुरी तक तो यहाँ का सिल्क और कॉटन प्रोडक्ट दुनिया में इतना फेमस हो गया था कि उस टाइम के कई सारे ट्रेवलर्स ने अपने ट्रेवलॉग में इसका जिक्र तक किया था। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अंग्रेजों ने भी भारत में आकर बंगाल से ही व्यापार करना शुरू किया था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर कैसा व्यापार किया था ये हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। और इन सब के अलावा बंगाल अपने म्यूजिक, आर्ट, कल्चर और इंटेलेक्चुअल्स के लिए भी काफी फेमस हुआ करता था। चाहे वो बोसोन पार्टिकल्स की खोज करने वाले जगदीश चंद्र बोस हो, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हो या फिर महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ये सारी महान हस्तियां भारत को बंगाल की भूमि ने ही दी थी। अब बंगाल में 18वीं सेंचुरी तक तो मोटे मोटे तौर पर सब कुछ अच्छे से चल रहा था लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और इसके टेक ओवर के साथ इसकी किस्मत ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। पैसों की भूखी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया और समय के साथ बंगाल के किसान उनकी अनफेयर पॉलिसी का शिकार भी बनने लगे। कर्ज में डूबकर बंगाल के किसान किसानी छोड़ने लगे और यहाँ के जो ट्रेडर्स थे धीरे धीरे इनका बोलबाला भी यहाँ से खत्म होता चला गया। ऊपर से विंस्टन चर्चिल की खराब नीतियों की वजह से यहाँ पर आई भूखमरी ने पश्चिम बंगाल की कमर तोड़ कर रख दी जिससे उभरने में इसको कई दशक लग गए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सारी घटनाएं तो बंगाल में आजादी से पहले हुई थी पर आज आजादी के 75 साल बीत चुके हैं फिर भी इसकी कंडीशन में कुछ खास सुधार देखने को क्यों नहीं मिला। तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीजन है जिसको जानने के लिए हमको यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना होगा क्योंकि इसी में वो सारे कारण हैं जिससे बंगाल आज भारत का सबसे डेंजरस स्टेट बन गया है। तो बात है 1947 की जब बंगाल भूखमरी से उभरने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच भारत को आज़ादी मिल गई और बंगाल का एक बड़ा हिस्सा विभाजन की वजह से टूटकर ईस्ट पाकिस्तान में चला गया जो कि इसके जूट मिल्स और प्रोडक्शन के लिए लार्ज स्केल पर रॉ मटेरियल सप्लाई किया करता था। हालांकि जब पाकिस्तान ने अपनी खराब नीतियों के तहत इस रॉ मटेरियल पर टैक्स बढ़ा दिया तो यहाँ के जूट मार्केट में काफी मंदी आ गई और पहले से ही वेंटिलेटर पर मौजूद बंगाल की इकोनॉमी और ज्यादा गर्त में चली गई। लेकिन अब भी लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि अपने लोगों के हाथों में
शासन आने के बाद उनकी कंडीशन में सुधार तो जरूर होगा। आजादी के बाद बंगाल की सत्ता भारत के लोगों के हाथों में आई और इसके बाद यहाँ एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस, CPIM और TMC ने इसका कार्यभार संभाला, लेकिन इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बंगाल की परिस्थिति को नहीं सुधार पाई। जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। सारे रेवेन्यूज में उनके शेयर्स की मात्रा घटा दी गई, उनके फंड्स में भी कटौती की गई और यहाँ तक कि क्राइसिस से डील करने के लिए जो पैकेज दिया जाता था उस पैकेज में भी कटौती की जाने लगी, जिससे बंगाल की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। और ये झटका इतना बड़ा था कि उस टाइम के बंगाल के CM को PM नेहरू को चिट्ठी लिखकर ये बात बतानी पड़ी कि नेहरू जी जो कर रहे हैं वो किसी भी एंगल से सही नहीं है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये CM भी खुद कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इसके बाद बिहार की तरह फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का भी बंगाल पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा और समय के साथ साथ यहाँ पर जो फैक्ट्रियां लगी हुई थी उनमें भी कमी आना शुरू हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के बाद यहाँ की सत्ता में आती है CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसने अपनी कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के जरिए यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट की पॉकेट भरना शुरू कर दिया और यहाँ जो थोड़ी बहुत बची कुछ फैक्ट्रियां थी वो भी अब खतरे में आ गई थी। लेकिन साल 2008 में यहाँ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग घटना देखने को मिली, जब यहाँ की रूलिंग पार्टी यानी कि CPIM के द्वारा टाटा मोटर्स को नैनो कार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 1000 करोड़ की जमीन अलॉट की गई और ये जमीन अलॉट की गई थी सिंगूर नाम की एक जगह पर। लेकिन वहां के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके लिए ये जमीन कृषि के नजरिए से बेहद इंपॉर्टेंट थी। और इसी पूरे आंदोलन का हिस्सा बनती है ममता बनर्जी, जिसने अपनी जी लगाकर CPIM की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का विरोध किया और इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बैन करवा दिया। और ममता बनर्जी को इसका पॉलिटिकल प्रॉफिट साल 2011 के इलेक्शन में देखने को मिला, जहां उन्हें पहली बार बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और इस प्रकार बंगाल के इतिहास में एक तीसरी नई पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की कहानी शुरू हुई। पहली बार शासन में आने के बाद ममता बनर्जी ने ग्राउंड लेवल पर काफी अच्छा काम किया और काफी लोगों की उन्होंने मदद भी की थी और इसका नतीजा ये हुआ कि वहां की जनता ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और बीजेपी जैसी अपोजिशन पार्टी भी उनको नहीं हरा पाई। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का विरोध करके सत्ता में आई ममता बनर्जी का हाल भी आज कम्युनिस्ट पार्टी के जैसा ही हो गया है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आज भले ही वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन TMC भी किसी कम्युनिस्ट पार्टी से कम नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ ममता बनर्जी ने बंगाल को अपने चंगुल में कुछ इस तरह जकड़ लिया है कि आज चाह कर भी कोई दूसरी विचारधारा वहां पर अपना पर नहीं फड़फड़ा सकती। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा उसके खिलाफ एक ऐसा पॉलिटिकल वायलेंस लॉन्च कर दिया जाता है जिसमें या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर उस पर ऐसा हमला कर दिया जाता है कि वो दोबारा कभी आवाज उठाने के लायक रहता ही नहीं है। 2021-22 की RTI इंक्वायरी में तो ये बात तक निकल कर सामने आई थी कि पिछले 1.5 साल में यहाँ पर 65 कम्युनल वायलेंस के केसेस हुए हैं और इससे भी ज्यादा केसेस तो ऐसे हैं जिनको कभी रिपोर्ट ही नहीं किया गया या फिर ये भी कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं करने दिया गया। ऊपर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को लेकर अक्सर ममता बनर्जी का प्यार इंटरनेट पर फूटता ही रहता है, जिससे वो इलीगल तरीके से उन सारे घुसपैठियों को भारत का लीगल सिटीजन करार देती हैं और फिर उनको अपना वोटर बना लेती हैं। और इसी वोट बैंक पॉलिसी ने आज बंगाल को ऐसी कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया है जिसने उसकी हालत 90 के दशक के कश्मीर की तरह हो रही है। और यही पॉलिटिकल वजह है कि आजादी के 75 साल बाद भी बंगाल अपने प्राचीन गौरव को हासिल नहीं कर पाया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूं आपको एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।